पिछले क्लास में आप हेडिंग डाले थे आदर्श विलियन। इंग्लिश में इसी को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। डिफाइन करेंगे, नीचे एरो देके, नीचे एरो दीजिए, डिफाइन कीजिए। लिखेंगे वह विलियन जो राउल्ट के आंशिक दाब नियम का पालन करता है। वह विलियन जो राउल्ट के आंशिक दाब नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलियन कहते हैं। उसे आदर्श विलियन कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, हेक्सेन प्लस हेप्टेन बोर्ड पर लिखा हुआ है। बेंजीन प्लस टोल्यूइन, इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद नया हेडिंग भी डाल देंगे, अनादर्स विलियन। वह विलियन लिखिए, उतारिए पहले। वह विलियन जो राउल्ट के आंशिक दाब नियम वह विलियन जो राउल्ट के आंशिक दाब नियम का पालन वह विलियन जो राउल्ट के आंशिक दाब नियम का पालन नहीं करता है, वह विलियन जो राउल्ट के आंशिक दाब नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्स विलियन कहते हैं। उसे अनादर्स विलियन कहते हैं। नीचे वाले लाइन में लिखेंगे, अनादर्स विलियन दो प्रकार के होते हैं। अनादर्स विलियन दो प्रकार के होते हैं। अनादर्स विलियन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, धनात्मक विचलन वाला अनादर्स विलियन। नंबर एक, धनात्मक विचलन वाला
अनादर्स विलियन। नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे, CH3OH प्लस H2O। दूसरा एग्जाम्पल C2H5OH प्लस H2O। CCl4 प्लस CH3COCH3। लिख लिया क्या? 2 नंबर लिखेंगे, ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन हो गया। लिख लिए क्या? एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका भी तीनों। HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, CHCl3 plus this. These examples are non-ideal solution with negative deviation. यहाँ तक तो बात, यहाँ तक का जो भी बात था वो तो आप कल पढ़ ही लिए थे। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और अब पढ़ेंगे हम लोग आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के गुण के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। लिखेंगे आदर्श तथा अनादर्श विलयन के गुण। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन या आदर्श तथा अनादर्श विलयन के गुण। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन के गुण। हेडिंग पूरा है आप लोगों का? इंग्लिश में हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हो गया? देखो, अब जो बात बताई जा रही है ये बात थोड़ा लंबा चौड़ा है और बड़ा कंसेप्चुअल है। टेबल भी बहुत लंबा चौड़ा होगा, तो आप लोग एक काम करेंगे, अभी आप सिर्फ देखेंगे, हम पूरा बना देते हैं, फिर आप अपने हिसाब से कॉपी में अरेंज कीजिएगा, क्योंकि कॉपी में भी जनरली अरेंज करने में दिक्कत होता है इसको।
हीटिंग पूरा कर लिए हैं आप? तो अब आप रुक जाइए, देखिए बोर्ड पर। देखो, यहां पर हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टी। इंग्लिश में लिखेंगे तो टेबल अटेगा कॉपियर पर, नहीं तो अटेगा भी नहीं। हिंदी में बहुत लंबा चौड़ा भाग जाता है, और इतना इंग्लिश हम इतना इजी इंग्लिश लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा हिंदी बोल देंगे, अपना लिखना, तुम देखना अरेंज करके। प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहे हो? गुण। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। तो इतना बुझता है ना रे, तो हो गया, इतने बुझना है। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो बुझ तो इतना भी गया होगा। और आगे है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? देखिए, अब देखो, इसमें ना टोटल 6 बात हम पढ़ेंगे, टोटल 6 बात आपको इसमें पढ़ना है। 5 बात जो है वह यहाँ टेबल में आ जाता है। छठा बात जो है ना वह बड़ा लंबा चौड़ा ग्राफ है, एक के ग्राफ में सब बात आ जाता है, तो वो यहाँ ग्राफ में, ये टेबल में तो आ नहीं पाएगा। तो वो छठा बात होगा जिसको हम ग्राफ के बाहर बताएंगे, वो आज होगा भी नहीं, वो कल होगा। आज यही 5 बात में क्लास ख़त्म हो जाएगा। तो पहले इसको एक एक करके आप बढ़िया से समझ लीजिए, जो बात हम लिख रहे हैं उस सबको। सबसे पहला गुण, रॉल्ड्स लॉ। बताइए, रॉल्ड्स लॉ का ये पालन करता है या नहीं? तो लिखते हैं फॉलो। और ये दोनों नहीं करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं डज नॉट फॉलो। क्या कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ पर भी लिखते हैं डज नॉट फॉलो। और इतना तो आप समझ सकते हैं, तो बस इतने बातें हैं। तो तुमको लगा होगा कि इसमें क्या है, ये तो हम कल से जान रहे हैं। जो जान रहे हैं वही बता रहे हैं, थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से बता रहे हैं। इसका दूसरा बात देखिए, दूसरा है चेंज इन वॉल्यूम। इसको इंडिकेट हम लोग करते हैं डेल्टा वी से। वॉल्यूम का मतलब आयतन, चेंज का मतलब परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, जिसको हम इंडिकेट किस चीज़ से कर रहे हैं? डेल्टा वी से। इसका जो डेल्टा वी होता है ना, वो 0 होता है। किसका? आइडियल सॉल्यूशन का। इसका डेल्टा वी पॉजिटिव होता है, और जो नेगेटिव वाला है उसका नेगेटिव होता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, आप किस डेल्टा वी के पॉजिटिव, किस आयतन के परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं। तो सुनिए, मान लीजिए आपके पास 2 लिक्विड है, एक ए है और दूसरा बी है, और एक बर्तन में आप 100 ml ए लिए हुए हैं और दूसरे बर्तन में आप 100 ml बी लिए हुए हैं। अब आप किसी बड़े से बर्तन में दोनों को पलट दिए, तो ये ए बी का विलियन बन गया। इसका जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 200 ml। तो ये कहलाया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो 100 प्लस 100 जोड़ेंगे तो 200 होगा, ये हम समझ रहे हैं। लेकिन दोनों को मिलाने के बाद वास्तव में यदि वो आयतन 200 ml हुआ है, तभी वह कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। और यदि ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है मिलाने के बाद 205 हो गया, हो सकता है मिलाने के बाद 195 हो गया, तो ऐसी स्थिति में वह आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। इस स्थिति में वह कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंतर्गत वह या तो पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा या फिर निगेटिव डेविएशन वाला होगा। खड़ा हो जाओ। हाँ, काहे छटपटा रहा है? हाँ, बैठे हुए देख रहे थे, हम भी आपको देख रहे थे। छटपटाने का मतलब नहीं समझे आप
कि समझ गए? बोलना पड़ेगा सबको। जना दे क्या? नहीं जना है, बैठ जाइए। जो गलती कर रहे थे मत कीजिए। छटपटाना उसी को कहते हैं जो आप कर रहे थे। कह रहे हैं देखो तो, देखो इधर। तो इस केस में क्या होगा ना, जैसे देखो 100 + 100 मिलाएंगे तो 200 होगा। तो ये हुआ तुम्हारा वॉल्यूम सॉल्यूशन का। वास्तव में यदि 200 हो गया तो तुम सोचा 200 हो गया 200, इसका मतलब 200 - 200 करेंगे कितना होगा? 0। तो इस केस में क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ये भी 200, 100 + 100 200, 200 = 200 यानी 0। 200 - 200 0 हो जाएगा। अब देखिए इस केस में जब पॉजिटिव हुआ तो होता क्या है कि मिलाया तुम 100 होना चाहिए 200, जोड़ने पर तुमको लगता है कि 200 होगा, लेकिन मिलाने पर क्या वास्तव में 200 हुआ है? वो नहीं होता है, 205 हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। अब बढ़ गया तो होना चाहिए था 200, हो गया 205। 205 में से 200 को घटाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना वैल्यू आएगा? 5 आएगा। प्लस में ना वैल्यू आ गया, डेल्टा भी क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इस केस में आपको नहीं लगता है कि सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वह सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बड़ा हो गया? यानी इस केस में हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। और इस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। समझे बात को? अब आपके दिमाग में ये बात आया होगा कि सर ऐसा कैसे हो जाता है? 100 मिलाएंगे तो 200 कैसे हो जाएगा? क्या आ रहा है कि नहीं है? नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं बोलेंगे, आ रहा है तो बोलेंगे, समझाएंगे उसको। अरे आया क्या? क्या आया? वॉल्यूम बढ़ घट कैसे जाता है ये आना चाहिए। नहीं आया तो लाओ उसको ज़बरदस्ती। सुनो इधर, इसको समझो बढ़िया से। कहा कि यदि ये बात नहीं समझाना तो अगला कोई प्रॉपर्टी तुमको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा लगता है जादू टाइप का बात, लेकिन जादू नहीं है, ये एक वास्तविकता है और ऐसा होता है। सुनिए, अब आपके पास एक बर्तन में ए है और दूसरे बर्तन में बी, और एक तीसरा खाली बर्तन है। और तीनों बात को समझिए। यहां पर ए है तो इसमें सिर्फ ए होगा, ए ए ए बहुत सारा ए होगा, इसमें बहुत सारा बी होगा। अब बताइए, यदि ये जल अवस्था में है, मतलब सॉरी जल नहीं, द्रव अवस्था में है, तो निश्चित है ना कि एक ए जो है वह दूसरे ए को पकड़े हुए होगा, किसी ना किसी आकर्षण बल से वो जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार बी को पकड़े हुए होगा। तो यहाँ पर जो आकर्षण बल काम कर रहा है वह ए और ए के बीच का काम कर रहा है, यहाँ बी और बी के बीच का काम कर रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए कि यदि हम इस बर्तन को और इस बर्तन को डायरेक्ट उसमें पलट दें तो वहाँ पर आकर्षण बल किसके, एक नया तरह का आकर्षण बल जनरेट करेगा, और वो किसके किसके बीच का होगा? ए और बी के बीच का होगा। तो अब जब ये सॉल्यूशन बनाया तो ये ए और बी के बीच का आकर्षण बल हो गया। जब दोनों चीज मिला तो वहां पर दो तरह की बातें हो सकती है, दो तरह की नहीं बल्कि 3 तरह की बातें हो सकती है। यदि इसका आकर्षण बल और इसका आकर्षण बल एक समान है, एक नेचर का है, तो इसके मिलने के बाद भी आकर्षण बल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। तो ऐसी स्थिति में जितना आकर्षण बल यहाँ था उतना आकर्षण बल वहाँ है, और जब ए और बी के बीच का आकर्षण बल की बात आई तो भी आकर्षण बल ऑलमोस्ट उतना ही रह गया। तो ऐसी स्थिति में सवाल ही नहीं उठता है कि 100 और 100 को मिलाने पर 200 नहीं हो। जितना पहले वॉल्यूम एक्वायर कर रहा था उतना ही वॉल्यूम बाद में भी एक्वायर करेगा, यानी यहाँ पर डेल्टा भी 0 हो जाएगा, मतलब आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। 100 को जोड़ेंगे तो जो 200 आप जानते हैं वही आएगा। लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तब क्या होता है ये सुनिए। होता क्या है कि यहाँ ए और ए के बीच यानी सॉल्यूट के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, यहाँ बी और बी के बीच यानी सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, और यहाँ किसके किसके बीच काम कर रहा है? ए और बी के बीच।
अब यहाँ पर एक ये हो सकता है कि ए और बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल बढ़ गया हो उस दोनों के एवरेज आकर्षण बल से, या ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी के बीच का आकर्षण बल घट गया हो। क्यों? क्योंकि दोनों वहाँ पर उसका आकर्षण बल अलग है, इसका आकर्षण बल अलग है, तो निश्चित है ए और बी के बीच जब आकर्षण बल काम करेगा तो एक नए तरह का आकर्षण बल होगा, और वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि नेचर ही डिफरेंट हो गया है। तो ऐसी स्थिति में यदि ए और बी के बीच का आकर्षण बल अधिक हो जाए, तो ए और बी के बीच का आकर्षण बल अधिक हो जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि ए और बी आपस में सटने लगेगा? यानी जितना वॉल्यूम पहले एक्वायर कर रहा था, यदि वो चीज़ें आपस में और क्लोज हो जाए तो क्या लगता है आपको कि उतना ही वॉल्यूम एक्वायर करेगा? तब क्या होगा? वॉल्यूम घटने लगेगा। इतना आदमी है, आप सबको यदि एक कोना में दाब दाब के रखा जाए तो जितना वॉल्यूम अभी एक्वायर कर रहे हैं, जितना बेंच भरा हुआ है, क्या उतना बेंच बढ़ेगा? तो बस वही बात है। यहाँ पर आकर्षण बल बढ़ा है, आकर्षण बल बढ़ने के कारण अणु आपस में नज़दीक आए हैं, जिसके वजह से जितना वॉल्यूम पहले एक्वायर कर रहा था उससे वॉल्यूम कम गया, जिसके कारण 100 के मिलने से होना चाहिए था 200, हो गया 195, और ये डेविएशन कैसा हो गया? निगेटिव। 195 माइनस 200, होना चाहिए 200, हो गया 195। 195 माइनस 200 करेंगे -5 ना जाएगा। और इस केस में देखिए, हो सकता है कि ए और बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल और कम हो गया हो। आकर्षण बल जैसे ही कमेगा तो ए और बी और फैल जाएगा। ए और बी यदि और फैल जाएगा तो पहले की तुलना में और अधिक आयतन एक्वायर करेगा, तो 100 मिलने के बाद ये 200 नहीं होगा, ये 210 220 होने लगेगा। ऐसी स्थिति में फाइनल वॉल्यूम आ गया मान लीजिए 205 या 210, और जोड़ने के बाद जो आना चाहिए था वो है 200, तो 205 माइनस 200 करेंगे तो वैल्यू +5 आ जाएगा और डेल्टा भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सब खेलवेल है आकर्षण बल का। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से दो सेम नेचर के चीज़ आपस में यदि जुड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दो अपोजिट नेचर के चीज़ जब आपस में जुड़ेंगे तो वहाँ पर दोनों तरह की बातें हो सकती है। वो दूर भी जा सकता है, वह नज़दीक भी आ सकता है। मैटर ये करता है कि वह अट्रैक्ट हुआ या अट्रैक्ट, मतलब जितना अट्रैक्शन पहले था उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, या जितना अट्रैक्शन पहले था उससे कम अट्रैक्ट हुआ। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कौन क्या करेगा। तो जिस समय आइडियल का केस बना उस समय आकर्षण बल में कोई अंतर नहीं आया। जिस समय धनात्मक विचलन हुआ आकर्षण बल घटा, इसलिए मॉलिक्यूल फैला, और जिस समय निगेटिव डेविएशन हुआ आकर्षण बल बढ़ा, इसीलिए आयतन घटा तो डेविएशन निगेटिव हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आया अभी कि नहीं है? अब इसका तीसरा बात देखिए। यदि आपसे पूछे कि ए क्या है, बी क्या है और ए बी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब आगे देखिए इसका तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी जो है वह है चेंज इन हीट। चेंज इन हीट का मतलब उष्मा में परिवर्तन, उष्मा में परिवर्तन। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, जानते हो, डेल्टा एच से। इसी को चेंज इन इंथैल्पी भी बोला जाता है। एक ही बात है, चेंज इन हीट या चेंज इन इंथैल्पी। किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? डेल्टा एच से। और थोड़ा सुनिएगा, पहले तो कुछ बात जानिए। साइंस का एक बात आपको सबको समझना चाहिए। जब भी दो चीज़ें आपस में आकर्षित होती है और बंधन का निर्माण करता है तो उस समय उष्मा मुक्त होती है, वो उष्मा को निकाल कर ऐसा करता है। और यदि दो चीज़ें पहले से आकर्षित है और आप यदि उसको अलग करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में आपको अपनी तरफ से उसमें उष्मा देना पड़ेगा। और किसी चीज़ पर आकर्षण बल का कोई इफेक्ट नहीं पा रहा है, मतलब आकर्षण बल न बढ़ा न घटा, जैसा पहले था वैसा अब भी है, तो ऐसी स्थिति में वह उष्मा का लेन देन नहीं करता है। तो चीज़ें जब आपस में सटेगी एनर्जी रिलीज होगा, चीज़ें अलग होगी तो एनर्जी देना पड़ेगा। और यदि कुछ हुआ ही नहीं आकर्षण बल में तो ऐसी स्थिति में ना ही उष्मा देना पड़ेगा और ना ही
लेना पड़ेगा। ये एक बेसिक बात याद रखिएगा, ये हर जगह साइंस में अप्लीकेबल है, हर जगह, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जहाँ भी आप पढ़िएगा। चीज़ें आकर्षित होगी, एनर्जी रिलीज होगा। आकर्षित नहीं हो रहा है या कम आकर्षित हो रहा है, जितना आकर्षण कम होगा या जितना दूर जाएगा या सटी हुई चीज़ों को जितना आप अलग करना चाहेंगे, यानी बॉन्ड को तोड़ेंगे आप, तो आपको अपनी तरफ से एनर्जी देना पड़ेगा। और कोई चीज़ अपने आप में बॉन्ड बना रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। कुछ हुआ ही नहीं तो उष्मा का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुम लोग पढ़ा होगा, एक होता है उष्मा छेपी प्रक्रम, एक होता है उष्मा शोषी प्रक्रम, और एक होता है समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें उष्मा का त्याग या ग्रहण नहीं होता है। उष्मा छेपी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें उष्मा का त्याग होता है, और उष्मा शोषी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें उष्मा ग्रहण होता है। तो अब इसी से संबंधित कुछ बात हम यहाँ पर करेंगे, आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव और नॉन आइडियल विथ निगेटिव के लिए। तो देखिए आप, इस केस में आकर्षण बल में कोई बात तो हुआ ही नहीं, बढ़ा घटा नहीं, तो इस केस में उष्मा का जो त्याग या ग्रहण है वो नहीं होगा, तो उसका चेंज भी जीरो आएगा। इस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, डेविएशन पॉजिटिव तो डेल्टा एच पॉजिटिव, और डेविएशन नेगेटिव तो डेल्टा एच नेगेटिव। इस केस में यह कहलाता है समतापीय। समतापीय को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइसोथर्मिक। नहीं, ये होता है इंडोथर्मिक, उष्मा शोषी। आप परेशान मत होइए, हम सब समझा देंगे कि कैसे है ये। और ये होता है उष्मा छेपी। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझिए बात को। रेडी हैं आप लोग? देखिएगा, इसको ढंग से समझिएगा, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट ए है और ये ए कन्वर्ट करता है किस में? बी में। मान लीजिए आपकी ए की अपनी ऊर्जा 10 किलो कैलोरी है। ए की अपनी ऊर्जा कितनी किलो कैलोरी? 10 किलो कैलोरी। और ए से बी में जब बदला तो हम चेक किए तो पता चला बी की जो अपनी ऊर्जा है वह 12 किलो कैलोरी। तो आपको क्या लगता है कि ए से बी में जब ए बी में बदल रहा होगा तो क्या वह 2 किलो कैलोरी उष्मा का निर्माण कर दिया? देखिए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का ना ही निर्माण संभव है और ना ही विनाश संभव है। यह कांस्टेंट होता है नेचर में। इसको सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिजिक्स वाले सर भी इस बात को बराबर बोलते होंगे। तो ये बात तो सब लोग जानता है कि ऊर्जा का जो है सो त्याग, ये ऊर्जा का निर्माण या विनाश संभव नहीं है। तो जब ये 10 था तो 10 से 12 हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये 2 किलो कैलोरी उष्मा बना दिया। ये एनर्जी, उष्मा भी एनर्जी ही है। एक्चुअल में ये 2 किलो कैलोरी उष्मा जो आया है इसमें, ये अतिरिक्त कहीं से ग्रहण हुआ होगा। इसको आप दिए हैं या यह इन्वायरमेंट से ले लिया है, या यह सूर्य के सनलाइट से ले लिया है, या इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं ना कहीं, कोई ना कोई मैकेनिकल एनर्जी, कोई ना कोई सोर्स है जो इसको एनर्जी दिया है। आपको पता चले या पता ना चले, कहीं से ये तो गेन कर ही लिया सराउंडिंग से। तो 10 था तो कितना ग्रहण किया होगा? 2, तब जाके ये हुआ होगा 12। तो क्या किया? ग्रहण न किया। ग्रहण करना ही उष्मा शोषी, उष्मा का शोषण हुआ, उष्मा शोषी कहलाता है। तो उष्मा शोषी जब हुआ तो फाइनल एनर्जी 12, इनिशियल एनर्जी 10, एनर्जी में परिवर्तन कितना का हुआ? +2 का। 12 माइनस 10, डेल्टा एच कैसा हो गया? पॉजिटिव न हो गया। डेल्टा एच पॉजिटिव है, उष्मा शोषी हुआ, इसी को हम इंडोथर्मिक कहते हैं। अब सुनिए, मान लीजिए ए से बी बनने के दौरान ये हो गया 8, तो 2 किलो कैलोरी ऊर्जा का ये त्याग किया होगा। त्याग किया, उष्मा के रूप में जनरली त्याग करता है रिएक्शन। तो ये छुइएगा ना इसको तो गर्म लगेगा आपको। इस वाले सिस्टम को छुइएगा ना तो ठंडा लगेगा। जैसे पानी में आप ग्लूकोज मिलाइए, उष्मा शोषी प्रक्रम होता है। ग्लूकोज मिला के हाथ से छुइए, आपको ठंडा लगेगा ग्लास पहले की तुलना में।
पानी में चूना पत्थर डाल दीजिए आप, और थोड़ी देर तक कस के पकड़ ले रही है, नहीं विश्वास हो एगो टेप लेके कहिए कि जल्दी से हमको मार दो, बढ़िया से गला साथ में पकड़ के टेप मार दीजिए। उसके बाद क्या होगा पता होता है कुछ? फोका तोका सब फुला देगा वो, इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि वह एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो ऐसी स्थिति में 10 था हो गया 8, यानी 2 किलो कैलोरी उष्मा का त्याग कर दिया, ऊर्जा का त्याग कर दिया। तो त्याग किया तो उष्माक्षेपी, तो जो त्याग किया वो तो गया है कितना? 8, 8 - 10 -2, डेल्टा एच कैसा हो गया? निगेटिव। तो देखिए डेल्टा एच निगेटिव कैसा प्रोसेस हो गया? उष्माक्षेपी। और यदि ये 10 था, 10 रह जाए, ये न उष्मा लिया न दिया, कोई लेना देना नहीं है, दुनियादारी इसका है ही नहीं, साधु संत टाइप का आदमी है ये। किस टाइप का कहलाएगा ये? इसका डेल्टा एच 0 है और यह समतापीय है, इसी को हम आइसोथर्मिक कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आदर्श विलयन बनाने का जो प्रोसेस होता है वह समतापीय होता है, और अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन वाला जब आप बनाते हैं तो वह उष्मा शोषी होता है, और जब ऋणात्मक विचलन वाला बनाते हैं तो वह उष्माक्षेपी होता है। इसका यह मतलब है कि पानी में यदि आप ग्लूकोज मिलाते हैं तो वह एक धनात्मक विचलन वाला विलयन बनता है, और इसमें जैसे उष्मा में आप चूना, ये उष्मा बोलते हैं, पानी में यदि आप चूना पत्थर डालते हैं, यह एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है, वह सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन वाला है। अब बात समझ में आ रहा है? लेकिन जनरली इस तरह के सॉल्यूशन की बात हम यहाँ पर नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ पर 2 लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ग्लूकोज हो गया, चूना हो गया, ये सब तो सॉलिड स्टेट में ना जनरली रहता है, लेकिन फिर भी इससे संबंधित बातें बहुत सारी आती रहेंगी, आगे भी आएंगे, देखेंगे उसको। क्या यहाँ तक समझ में आया 3 को बात? अब चौथा बात सुनो, लिखो पहले। मजा आ रहा है? और आएगा। उतारिए इसको। देखिए अभी इसमें मात्र 3 ही बात हुआ है, अभी इसका 2 बात बचा हुआ है, तो टेबल को नीचे से ब्लॉक नहीं करेंगे, अभी 2 बात बचा हुआ है जिसको भी बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इसका चौथा बात देखिए। चौथा बात लिखो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण बल। इसमें देखो आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्यूट का, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का और सॉल्यूट सॉल्वेंट का, सब का आकर्षण बल आपस में बराबर होता है। लिखो इसको। इस दोनों केस में बराबर नहीं होता है। ए और बी के बीच का आकर्षण बल, यानी ये विलियन की ना बात कर रहे हैं, ए के बीच का आकर्षण और बी के बीच का आकर्षण निकाल के उसका एवरेज निकाल दीजिए। अच्छा जरा बताइए तो, आयतन बढ़ा था ना, तो ए और बी के बीच का आकर्षण बल घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा ना, तो यहाँ पर ये साइन देना पड़ेगा, और इस केस में उल्टा साइन पड़ेगा। यहाँ पर ए और बी का आकर्षण, ये आकर्षण बल बढ़ेगा, तो यही था इसका चौथा बात। मतलब जितना आकर्षण सॉल्यूट का है, जितना आकर्षण सॉल्वेंट का है, दोनों को जोड़ के उसका एवरेज निकाल दो, तो पता चल जाएगा कि एक एवरेज वैल्यू क्या आया। सॉल्यूशन का यदि आकर्षण कम पड़ गया तो आयतन बढ़ जाएगा उस एवरेज वैल्यू से, और यदि एवरेज वैल्यू से आकर्षण बढ़ गया तो निश्चित है कि उसका वॉल्यूम घट जाएगा। वॉल्यूम घटेगा तो नेगेटिव डेविएशन, बढ़ेगा तो पॉजिटिव डेविएशन। पांचवा है उड़ने की क्षमता। ये लास्ट है आज का। उड़ने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। ये रिमेन सेम होता है। अच्छा ये बताओ, यहां पर आकर्षण बल बढ़ा घटा नहीं है ना, तो जितना पहले उड़ता था उतने बाद में भी उड़ेगा, लेकिन इसमें आकर्षण बल घट गया ना, आकर्षण बल घटा तो उड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, और उसमें उड़ने की क्षमता घट जाएगी।
ग्राफ यहीं तक। इसका छठा बात, ग्राफिकल कंसेप्ट है, बहुत लंबा चौड़ा ग्राफ है। आप लोग एक काम करेंगे, एनसीईआरटी पलट लेंगे, ऋणात्मक विचलन वाला और धनात्मक विचलन वाला और आइडियल विलियन मतलब आइडियल सॉल्यूशन वाला, 3 गो बड़ी लंबा चौड़ा ग्राफ बनाया हुआ होगा बुक में। इस तरह का वो ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है। इस सब ग्राफ को थोड़ा बहुत समझने का आप प्रयास करेंगे कि देखिए आपको समझ में आता है, तो एक बार कल पढ़ के आइएगा, समझ में आए नया एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, ये ए क्या है, इसको लिख लेना नोट करके तुम लोग। ए क्या है, विलय विलय के बीच का आकर्षण। बी भी क्या है, विलायक विलायक के बीच का आकर्षण। और ए भी क्या है, विलय और विलायक के बीच का आकर्षण। लिख लो इसको नोट करके। ए विलय विलय के बीच का आकर्षण, बी विलायक विलायक के बीच का आकर्षण, ए बी विलय और विलायक के बीच का आकर्षण। अरे इस दोनों में किसी को विलय विलय और विलायक विलायक मान सकते हो। ये एक विलय होगा और एक विलायक होगा। विलय विलय के बीच का आकर्षण, विलायक विलायक के बीच का आकर्षण, विलय विलायक के बीच का आकर्षण। विलय विलय के बीच, पहला लिखो, विलय विलय के बीच का आकर्षण। अपने से माथा लगा, उन्होंने कहा इतना बोलवा रहा है हमको झूठे। ए जो है वह है विलय विलय के बीच का आकर्षण, बी जो है वह है विलायक विलायक के बीच का आकर्षण, और ए बी क्या है, विलय और विलायक के बीच का आकर्षण। 3 दिन और लगेगा इसको समाप्त करने में, इस चैप्टर को। आइए कल पढ़ के आइएगा एक बार।